ये वीडियो क्यों देखना चाहिए आपको? क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को उठाया गया है जो बिहार एसएससी द्वारा बार बार पूछ लिया जाता है, या कहें कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार एसएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट 2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप उसे देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? हमारे ऑप्शन है मालदीव व मिनिकॉय, लक्षद्वीप व मिनिकॉय, या छोटा अंडमान व कार निकोबार, या छोटा अंडमान व दक्षिणी अंडमान। बताइए। देखिए दोस्तों, 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के बीच में है। ठीक है, और बात करें 9 डिग्री चैनल की तो ये लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच में है। और 10 डिग्री चैनल किसके मध्य में है? तो छोटा अंडमान व कार निकोबार। ठीक है, और छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान में क्या है? तो दक्कन पैसेज है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शन है लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ या वैशाली। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में 563 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी। ठीक है, और साथ में उनकी माता का भी नाम जान लीजिए। महामाया उनकी माता का नाम था और पिता का नाम सुधोधन था। और इनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का देहांत हो गया था। इस वजह से उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? हमारे ऑप्शन है 916, 934, 918 या 943। देखिए दोस्तों, राज्य का कुल लिंगानुपात 918 है। ठीक है, और बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज। गोपालगंज। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। ठीक है, और राज्य की कुल साक्षरता कितना है? तो 61.80%। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया। और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। ठीक है, कुल महिला साक्षरता कितना है? तो ये बीपीएससी में पूछ चुका है। महिला साक्षरता कितना है? तो 51.50%। ठीक है, 51.50%। और पुरुष साक्षरता कितना है? तो 71.20%। ठीक है, हम बता देते हैं, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार का? तो रोहतास जिला हो जाएगा। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला सहरसा हो जाएगा। और बात करें सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? हमारा ऑप्शन है पैनगंगा, वैनगंगा, या इंद्रावती, या दूधगंगा। देखिए दोस्तों, दूधगंगा कृष्ण की सहायक नदी है। ठीक है, और इसके अलावा तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, भीमा, सोनी, मुनेरू, ये सब कृष्ण की सहायक नदियां हैं। और बाकी जो ये आप देख रहे हैं पैनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जिसे दक्षिणी में गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह दक्षिणी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हुई इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। ठीक है, जो लोग भी चैनल पर नए हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी अपनी वीडियो से मोटिवेट हो सकूं देखकर कि मैंने कुछ अच्छा बनाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? हमारे ऑप्शन हैं मेरठ, झांसी, कानपुर या दिल्ली। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई, कब? तो 10 मई को, 10 मई
1857 की संध्या को मेरठ से हुई थी। ठीक है, मेरठ से। अतः समस्त भारतवासी 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय मंगल पांडे को जाता है। ठीक है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी बंगाल में मंगल पांडे ने चबरी वाले कारतूस के विरोध में 2 अंग्रेज अफसरों को गोली मारी थी, जिसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर बैरकपुर बंगाल में 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? हमारे ऑप्शन हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ ठाकुर या शरत चंद्र चटर्जी। देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास सन्यासी विद्रोहियों पर आधारित है। भारत के राष्ट्रीय गीत को 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए दोस्तों, आप लोग कंजूसी नहीं कीजिए सब्सक्राइब और लाइक करने में। ठीक है, दबाकर लाइक कीजिए। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हमारे ऑप्शन है यमुना नदी, गंगा नदी, सरयू नदी या गोमती नदी। देखिए दोस्तों, आगरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जबकि सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर है और गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? हमारे ऑप्शन है 1854 का वुड डिस्पैच, 1882 का हंटर आयोग या 1835 का मैकाले का समरण पत्र या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले समरण पत्र से पड़ी थी। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेटिक के काल में 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपनाया गया। किसके काल में? याद रखिएगा आप लोग, लॉर्ड विलियम बेटिक के काल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सचिदानंद सिन्हा या बीजी तिलक। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के अगर प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो आपको कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, इसी चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें ट्रिक से भी बताया गया है बुक के नाम को याद रखने का। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, न्यू इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, एनी बेसेंट ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने कौन सा किया था? तो यंग इंडिया। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्या लिखा गया था? केसरी और मराठा। ठीक है, केसरी मराठी भाषा में थी। ठीक है, और मराठा अलग पत्रिका है। और सचिदानंद सिन्हा द्वारा सर्चलाइट का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? हमारे ऑप्शन है उपभोक्ता को, ऋणदाता को, पेंशन भोगी वर्ग को या ऋणी को। ये ऋणी होगा। ठीक है, ऋणी को। चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति या महंगाई किसी भी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले एक समान बढ़ोतरी को कहा जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति के कारण ऋणी को लाभ होता है। ठीक है, जबकि उपभोक्ता और ऋणदाता एवं पेंशन भोगी वर्ग को, ये तीनों को हानि होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? हमारे ऑप्शन हैं यूएई, बहरीन, कतर या सऊदी अरब। देखिए दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 इस साल नवंबर में कतर में आयोजित होने वाला है। ठीक है, मेजबान कतर सहित केवल 32 टीमें ही 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर सकी हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में है। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? हमारे ऑप्शन हैं औरंगाबाद, किशनगंज, पटना या गया। देखिए दोस्तों, जून के दूसरे सप्ताह तक मानसून का प्रवेश बिहार में हो जाता है। ठीक है, बिहार में जुलाई और अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में दक्षिणी पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा में वर्षा होती है। बिहार के पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है।
वर्षा के असमान वितरण के कारण बिहार बाढ़ से एवं दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार बाढ़ से और दक्षिणी बिहार सूखा से प्रभावित रहता है। और बिहार में औसतन वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। और बात करें सबसे गर्म जिला की तो कौन सा हो जाएगा? गया जिला, ठीक है। और बिहार का सबसे ठंडा जिला भी गया जिला, ठीक। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है। तो किस जिला में क्या पूछ रहा है? तो बिहार में अधिकतम वर्षा तो किशनगंज में और सबसे कम पूछे तो औरंगाबाद, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कवक यानी फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है? हमारे ऑप्शन है दाद, मिर्गी, लकवा या टाइफाइड। देखिए दोस्तों, कवक यानी फफूंद द्वारा दाद रोग होता है, ठीक है, दाद रोग, जबकि लकवा और किर्गी तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी के कारण होता है। लकवा उच्च रक्तदाब एवं निम्न रक्तदाब दोनों स्थिति में होता है। और टाइफाइड बुखार एक संक्रमण है जो दूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैलता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? हमारे ऑप्शन है CaCOH12 या NaHCO3 या NaCO3 या NaCO या CaCO3। देखिए दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को बोला जाता है। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 है, जिसका प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। ये सब फार्मूला आप लोग याद रखिएगा ताकि कोई भी एग्जाम में एक ना एक फार्मूला पूछ देता है, ठीक है, और खासकर BPSC और बिहार SSC में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब किए दिख रहे हैं उनसे निवेदन है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट आप नीचे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? हमारे ऑप्शन है संवेग, वेग, द्रव्यमान या कोणीय संवेग। देखिए दोस्तों, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण हो परंतु दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि दूरी हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया, घनत्व हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सारे किस राशि, कौन सी राशि हैं? तो अदिश राशि हैं, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? हमारे ऑप्शन है 28, 30 या 32 या 40। देखिए दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 होती है, ठीक है, जिनमें से 8 अस्थियां मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल बनाती हैं। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं, ठीक है, तथा 6 मध्य कानों वर्ग में कान अस्थियां होती हैं जो कि सुनने में सहायक होती हैं, ठीक है। कान में 6 हड्डियां, चेहरे पे 14 और मस्तिष्क में 8 और कुल खोपड़ी की बात करें तो 28, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पैराडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन B2 या विटामिन D या विटामिन K। चलिए बताइए किस विटामिन का नाम पैराडॉक्सिन है? देखिए दोस्तों, B6 को पैराडॉक्सिन बोला जाता है, ठीक है। और इसकी कमी से उत्पन्न रोग क्या होता है? तो रक्त क्षीणता रोग होता है, चमड़ रोग होता है या पेशीय ऐंठन होता है, ठीक है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन छपने वाला है बिहार SSC के लिए, ठीक है, तो आप लोग ध्यान देकर इसे सुनिएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 12 या 8 या 10 या 6। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की कुल संख्या 8 थी, ठीक है, मूल संविधान की बात कर रहे हैं, ठीक, और वर्तमान में 12 हो गई हैं। तो इस प्रकार ये उत्तर हमारा 8 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि अभी वर्तमान में कितना है तो वो 12 हो जाएगा, ठीक है। और पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान में लाया गया था। 1951 में 9वां अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानून की एक ऐसी सूची है जिसमें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं, जिसमें न्यायिक समीक्षा
संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और दूसरी बात कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून, 10वीं अनुसूची, ठीक है, जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है, उसे 1985 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय शामिल किए गए हैं 11वीं अनुसूची में, ठीक है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसमें पंचायत की शक्तियाँ हो गई, ग्रामीण विकास हो गया, गरीबी उन्मूलन हो गया, बाजार हो गया, सड़क, पानी, ये सब पानी जैसे जरूरी विषयों को शामिल किया गया है। और 12वीं अनुसूची में 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं। इस अधिनियम में भारत में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में 18 विषय, 11वीं अनुसूची में 29 विषय, जो दोनों 1992 में ही आया था, ठीक है। एक पंचायती राज से संबंधित है और दूसरा नगर पालिका से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।